नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने भी भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। और जो लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को और पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, मित्र मेला या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक? पहले प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। अगर हम लोग मित्र मेला की बात करें तो मित्र मेला की स्थापना कब होती है? तो मित्र मेला की स्थापना होगी 1899 में। और कौन करते हैं? तो वी.डी. सावरकर करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो वी.डी. सावरकर जो है ये 1899 में मित्र मेला की स्थापना करेंगे। और यही जो मित्र मेला है, यही क्या होगा? यही 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना जाएगा। यही जो 1899 में जो मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया है वी.डी. सावरकर के द्वारा, यही संगठन क्या होगा? 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस 1943 में करते हैं। और कहाँ से करेंगे? तो सिंगापुर से करेंगे। ठीक है, कहाँ से करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है, इस जो आज़ाद हिंद सेना जो है इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कहाँ से करते हैं? तो 1943 में सिंगापुर से करेंगे। और यहीं से सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? तो दिल्ली चलो का नारा देंगे। दिल्ली चलो का नारा देंगे और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन सब नारों को सुभाष चंद्र बोस यहीं सिंगापुर से देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन संख्या पहले प्रश्न में ऑप्शन संख्या डी भाई बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल है। ठीक है, ऑप्शन संख्या पहले प्रश्न में ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका, चाइना, दक्षिण कोरिया या फिर जापान? दूसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रंटियर जो है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, राजधानी क्या है? राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, क्या है? तो वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की राजधानी है। और यहाँ पर आपको क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको विश्व बैंक का मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है? तो एक तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। और दोनों की स्थापना कब होती है? दोनों की स्थापना होगी 1945 में, 1945 में। वाशिंगटन अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे। कौन सी नदी? तो पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन जो है वाशिंगटन है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। अगर अभी आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है, अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो आप आंसर करेंगे जो बाइडेन है। ठीक है, कौन है? तो जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है, कौन है? उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये कौन है? तो ये हो जाएंगी कमला हैरिस है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है कमला हैरिस हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? फ्रंटियर ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है और इसका निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया, चीन, जापान या फिर इजराइल? तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला
विश्व का पहला देश कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका इजराइल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि इजराइल की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इजराइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इजराइल की राजधानी क्या है, तो ये हो जाएगा जेरूशलम हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो जेरूशलम, इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के क्या हैं, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक है, युद्ध चल रहा था, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा था। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा था और इस युद्ध के दौरान भारत सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो ऑपरेशन अजय चलाया गया है भारतीय सरकार द्वारा। भारतीय जो भारत की सरकार है उसके द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है, फिर जो है इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। अगर हम लोग फिलिस्तीन के आतंकी संगठन की बात करेंगे तो फिलिस्तीन का आतंकी संगठन का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हमास। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन का नाम क्या है, हमास है। इजराइल में भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है। ठीक भाई बात, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला विश्व का पहला देश इजराइल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है, तो INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS स्कंदगुप्त या फिर INS राजपूताना। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है भारत का प्रथम, पहला है तो फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा, पहला स्वदेशी निर्मित। ठीक है, पहला है जो अपने देश में निर्मित हो रहा है विमान वाहक युद्धपोत, विमान वाहक युद्धपोत, इसका नाम क्या है, क्या होगा, जल्दी से चौथे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, INS विक्रांत। चौथे प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। रानी की वाव को विश्व विरासत स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया है। ठीक है, रानी की वाव, तो ये एक स्थल है और इसको अभी जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। रानी की वाव की बात करेंगे तो ये गुजरात में है और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष शामिल किया गया है, 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 2014 में रानी की वाव को, जो कि गुजरात में है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है 2014 में। और जो ये रानी की वाव है, इसका चित्र आपको क्या होगा, इसका चित्र आपको 100 रुपए की नोट पर भी दिख जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो रानी की वाव का चित्र आपको कितने रुपए की नोट पर दिखेगा, तो 100 रुपए की नोट पर रानी की वाव, बावड़ी का चित्र आपको देखने को मिलेगा, जो कि गुजरात में है और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। पहले इस पांचवें प्रश्न का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे। पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है। अब पूर्वोत्तर भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पूर्वोत्तर का पहला है। ठीक है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, बताइएगा क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया, मिजोरम में शुरू किया गया, मणिपुर में शुरू किया गया या फिर असम में शुरू किया गया। छठवें प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बात करेंगे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम में जोरहाट में। ठीक है, कहाँ पर, तो असम में एक स्थान है जोरहाट और यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम में अगर हम लोग बात करते हैं तो असम में देखो आपको काजीरंगा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, मानस देखने को मिलेगा, इसके अलावा देहिंग पटकाई देखने को मिलेगा, देहिंग पटकाई आपको देखने को मिलेगा, रायमोना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, रायमोना आपको, ये सब नेशनल पार्क जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपको कहाँ पर, तो वो सब आपको असम में देखने को मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, जिसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो माजुली नदी, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी करती है और ये भी आपको कहाँ पर, तो ये भी आपको असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, तो नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, कहाँ पर करती है, असम में करती है। ठीक भाई बात, ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे। मोटेरा गांव भारत का पहला सोलर गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है। मोटेरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह भारत का 24 घंटे 7 दिन पूरी तरीके से 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव बन गया है। ठीक है, क्या हो गया है, तो सौर ऊर्जा से संचालित
सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव बन गया है कौन सा? मोटेरा गांव बन गया। मोटेरा गांव भारत का 24 घंटे 7 दिन 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव बन गया है। और ये किस राज्य में है आपको ये बताना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। 7वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गुजरात में है मोटेरा गांव और ये भारत का पहला सोलर गांव बन गया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। एशिया का विशालतम कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलिए जल्दी से बताइएगा। 8वें प्रश्न की बात करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा सबसे विशालतम कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 8वें प्रश्न का आप सभी भाई बहनों को आंसर करना है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर संगरूर में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन, तो पंजाब आंसर होगा, हरियाणा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में एक स्थान है संगरूर। ठीक है, क्या है? पंजाब में एक स्थान है संगरूर और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। विकल्प संख्या ए जितने भाई बहन आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? विश्व की पहली वैदिक घड़ी की बात करेंगे, कहाँ पर स्थापित की गई है? इंदौर में, उज्जैन में, भोपाल में या फिर जबलपुर में। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसको उज्जैन में स्थापित किया गया। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। और एक महाकुंभ यहाँ पर भी लगता है। महाकुंभ जो है क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक महाकुंभ जो है यहाँ पर भी लगेगा क्षिप्रा नदी के किनारे। एक महाकुंभ क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, कहाँ पर? उज्जैन में लगेगा। और उज्जैन को हम लोग क्या करते हैं? तो महाकाल की नगरी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो उज्जैन जो है इसको हम लोग महाकाल की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग जो है, ठीक है, एक ज्योतिर्लिंग जो है वो कौन सा? महाकालेश्वर, वो उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है, विश्व की क्या होगा? विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर? तो ये उज्जैन में लगती है। कौन सी नदी किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में महाकुंभ लगता है और महाकाल की नगरी भी उज्जैन को कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। संघाई सहयोग संगठन ने अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे नियुक्त किया है, किसे नामित किया है? संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, SCO की बात हो रही है। संघाई सहयोग संगठन की बात करें, स्थापना कब हो रही है? तो स्थापना इनकी होती है 2001 में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब होगी? तो स्थापना होगी 2001 में। और इनका अगर हम लोग क्या करते हैं, इनका अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए, ठीक है, क्या कर ले? मुख्यालय पूछ ले, तो मुख्यालय क्या होगा? मुख्यालय होता है बीजिंग में। ठीक है, कहाँ पर? तो बीजिंग चीन में इनका मुख्यालय है। और इन्होंने अभी अपनी पहली जो है पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी को चुना है। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत पल्ली पंचायत किस केंद्र शासित प्रदेश में बनी है? भारत की पहली ये पंचायत है, भारत की ये पहली पंचायत है जो क्या हुई है? जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, कार्बन तटस्थ पंचायत बनी है। नाम क्या है? पल्ली पंचायत है, पल्ली पंचायत। और ये किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर, पांडिचेरी, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। चलिए जल्दी से 11वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कर देंगे। तो भारत की पहली कार्बन तटस्थ पल्ली पंचायत जो है ये जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? चलिए 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। 12वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करिएगा। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार हैं वो सभी लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो लिविंग रूट ब्रिज जो इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर है? तो मेघालय में है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा गांव में बनाया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। भारत का पहला आपसे कह रहा है, ठीक है, भारत का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है इसको लम्हेटा गांव में बनाया गया है, और ये लम्हेटा गांव या फिर कहें यह जियोलॉजिकल जो पार्क है ये किस राज्य में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। 13वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा गांव में बनाया गया है। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर कर देंगे। 13वें प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहनों को आंसर करना है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है ये क्या किया गया है, ये लम्हेटा गांव में बनाया गया है, और ये लम्हेटा गांव कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है लम्हेटा गाँव। ठीक है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जिनका 2022 में निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, और इनका 2022 में क्या हो गया है, इनका 2022 में निधन हो गया है, 2022 में इनकी मृत्यु हो गई है, और ये किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी 2022 में निधन हुआ है, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मतदाता से बात आई है, अगर आपसे वोट करने की बात करें तो वोट देने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वोट देने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। किस संशोधन से इस सीमा को घटाया गया है, इस आयु को निर्धारित किया गया है, तो 61वां संशोधन है, 61वां संशोधन है 1989, 61वां संशोधन है 1989, और इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, वोट देने की जो आयु है वो 21 से घटाकर कितना किया गया है, तो 21 से घटाकर 18 किया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक भाई बात, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी। द्रौपदी मुर्मू जी की बात हो रही है, चलिए जल्दी से बताएगा। द्रौपदी मुर्मू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत की दूसरी क्या है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी जो है ये महिला क्या है, राष्ट्रपति है। और अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये पहली जो है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्या है, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी की। अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। किस आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं, तो संथाल जनजाति से, संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। किस राज्य से बिलोंग करेंगी, उड़ीसा में मयूरभंज है, उड़ीसा में मयूरभंज है, यहाँ से ये बिलोंग करती हैं। संथाल जनजाति उड़ीसा में मयूरभंज संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी भारत की महिला राष्ट्रपति हैं। और किस राज्य की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड की। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झारखंड की। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क किस राज्य में खोला गया है। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क तेलंगाना में, पंजाब में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। 100% पूरी तरीके से महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क है, किस राज्य में स्थापित किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 जून 2014 को, ठीक है, कब, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनता है। ठीक है, राजधानी क्या होगी तेलंगाना की, तो राजधानी हो जाती है हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे, तो मूसी नदी के किनारे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे है। 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला नैनो, अब देखो ये भारत का पहला है, ठीक है, क्या है, भारत का पहला है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बताइएगा, भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या फिर पंजाब में, कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र। 17वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गुजरात में स्थापित किया गया। भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र गुजरात में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। भारत का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला है, बताइएगा, भारत का पहला है अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र
किस राज्य में स्थापित किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। 18वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 18वें प्रश्न की बात करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बिहार। बिहार का एक जिला है, कौन सा? पूर्णिया। ठीक है, कौन सा है? तो बिहार का पूर्णिया जिला है। और पूर्णिया जिले से क्या किया गया है? भारत के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 मूर्ति भवन है। नई दिल्ली में क्या है? 3 मूर्ति भवन है। और यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसमें कुल कितने प्रधानमंत्रियों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को दर्शाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा, 3 मूर्ति भवन जो कि नई दिल्ली में है और यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, और इसमें कुल कितने प्रधानमंत्रियों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को दर्शाया गया है? 13, 14, 15 या फिर 16। चलिए 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय में अभी तक क्या होगा? तो अभी तक को कुल 14 प्रधानमंत्रियों की राष्ट्र निर्माण की भूमिका को दर्शाया गया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने? तो 14 प्रधानमंत्रियों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। उनसे संबंधित चीज़ों को वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। किस देश ने गैस क्रेटर गेटवे टू हेल को बंद करने की घोषणा की है, बंद करने का निर्णय लिया? कौन सा देश है जिसने क्या किया है? जिसने गैस क्रेटर गेटवे टू हेल को क्या कर दिया है? गेटवे टू हेल को बंद करने का निर्णय लिया है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर किर्गिस्तान। चलिए जल्दी से 21वें प्रश्न का आप सभी भाई बहन आंसर कर देंगे। किस देश ने गैस क्रेटर गेटवे टू हेल को बंद करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो इसकी राजधानी हो जाएगा अशगाबाद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो अशगाबाद जो है ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और इसने गैस क्रेटर गेटवे टू हेल को अपने यहाँ बंद करने का निर्णय लिया है। गेटवे टू हेल का है तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक भूमि में इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो भूमि में एक छिद्र टाइप की छिद्र बन गया है और वहां से क्या हो रहा है? वहां से लगातार प्राकृतिक गैस का रिसाव हो रहा था। ठीक है, और अब इस छिद्र को क्या किया गया है? गेट जो है जिसको गेटवे टू हेल नाम दिया गया था, इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारतीय संविधान की एक विशेषता संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, किस देश से ग्रहण किया गया है? अगर हम लोग बात करें सशक्त केंद्र, ठीक है, क्या कर लें? अगर हम लोग बात करें सशक्त केंद्र की बात कर लें या फिर केंद्र राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, यह स्रोत किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की एक विशेषता संघवाद है। संघवाद का यहाँ पर लक्षण क्या दे रहा है? लक्षण ये दे रहा है कि केंद्र क्या है? केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। केंद्र क्या है? तो केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। सशक्त केंद्र की बात हो रही है, मजबूत केंद्र की बात हो रही है, और यह किस देश से लिया गया है? कनाडा से, ब्रिटेन से, जापान से या फिर अमेरिका से? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कनाडा से। ठीक है, सशक्त केंद्र हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राज्यपाल का पद हो गया, राज्यपाल, ठीक है, क्या हो गया? अगर हम लोग बात करेंगे राज्यपाल का पद हो गया, राज्यपाल का पद हो गया। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई। इसके अलावा संघात्मक शासन हो गया। ये सब कहाँ से लिया गया है? संघात्मक शासन हो गया, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। सब कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? सोनल मानसिंह का मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली? चलिए जल्दी से बताइएगा। सोनल मानसिंह, देखो सोनल मानसिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका संबंध दो नृत्य से, एक तो है भरतनाट्यम, ठीक है, क्या है, एक तो है भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह की अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है, और दूसरा नृत्य अगर हम लोग बात करेंगे कि दूसरा और किस नृत्य से इनका संबंध है, तो वो हो जाएगा ओडिसी। तो दो नृत्यों से इनका संबंध है। 1992 में इनको क्या किया गया है, तो 1992 में इनको दिया गया है पद्म भूषण दिया गया है। सोनल मानसिंह को क्या किया गया है, तो 1992 में पद्म भूषण दिया गया है। 2003 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2003 में इनको क्या किया गया है, 2003 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, तो 2003 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म विभूषण पाने वाली ये पहली नृत्यांगना है, ठीक है, पद्म विभूषण पाने वाली क्या है, तो ये पहली महिला नृत्यांगना है, ठीक है, क्या है, पद्म भूषण पाने वाली पहली महिला नृत्यांगना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, सोनल मानसिंह की बात करते हैं, तो सोनल मानसिंह दो नृत्यों से संबंधित है। कौन कौन सा, एक तो भरतनाट्यम से संबंधित है, दूसरा ओडिसी से संबंधित है। 1992 में पद्म भूषण दिया जा रहा है, 2003 में पद्म विभूषण दिया जा रहा है, और पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? चलिए बताइएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे महिला साक्षरता दर पूछे, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे महिला साक्षरता दर पूछे तो आप आंसर करोगे 65.46%, ठीक है, क्या करोगे, तो 65.46% जो है ये महिला साक्षरता दर है। लेकिन अगर हम लोग पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 82.14%, ठीक है, क्या हो जाएगा, 82.14% पुरुषों की साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर है 65.46%, ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अटल पेंशन योजना नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, यह किस प्रकार के श्रमिकों पर केंद्रित है? अटल पेंशन योजना, तो ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक नागरिक पेंशन योजना है, और इस पेंशन योजना में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस तरीके के लोगों पर, किस तरीके के श्रमिकों पर यह योजना केंद्रित है? असंगठित, संगठित, जटिल या फिर अनिर्दिष्ट? चलिए जल्दी से बताएंगे। चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अटल पेंशन योजना जो है इसको नागरिकों की एक पेंशन योजना है और इसको असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए स्पेशली इस अटल पेंशन योजना को भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में तटीय सीमा क्षेत्र और सड़कों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी परियोजना प्रस्तावित की गई है? प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में क्या किया गया है? प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा जो क्षेत्र है और सड़कों के विकास के लिए कौन सी परियोजना भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई है? सेतु भारतम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या फिर सागर माला परियोजना? पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जितने लोग बाद में जुड़े हो, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, सेशन को एक बार आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सागर माला परियोजना, ठीक है। कौन सी? तो सागर माला परियोजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल झील किस शताब्दी में बनाई गई थी? भोपाल झील की अगर हम लोग बात करें, भोपाल झील कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किस शताब्दी में कराया गया था? अगर हम लोग बात करें इस झील की जो निर्माण है ये कौन करवाते हैं? तो ये परमार भोज हैं, भोज परमार राजा हैं, ठीक है। कौन है? तो भोज परमार राजा हैं और इनके द्वारा मध्य प्रदेश में इस झील का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? 11वीं शताब्दी में कराया गया था। और इसको, इस भोपाल झील को भोज झील भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो भोज झील भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसका निर्माण कराया गया है 11वीं शताब्दी में परमार भोज के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में राजा परमार भोज के द्वारा बनवाई गई। इसे भोजताल झील के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई? कौन सा अधिनियम है? कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा क्या कर दिया गया है? जिसके द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई। तो शस्त्र अधिनियम 1878,
शस्त्र अधिनियम 1868, शस्त्र अधिनियम 1888 या फिर शस्त्र अधिनियम 1850। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 शस्त्र अधिनियम 1878। किसके समय में आई है, तो यह है लॉर्ड लिटन के समय में आया है। ठीक है, किसके समय में आया है, तो लॉर्ड लिटन के समय में आया है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहा गया है आर्म्स एक्ट। ठीक है, क्या कर दिया गया है, इसको कहा गया है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के तहत जो भारतीय थे उनको हथियार रखने पर पाबंदी लगा गई थी। ठीक है, क्या कर दिया गया था, तो भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी आर्म्स एक्ट के तहत। और ये एक्ट लिटन के समय में आता है, कब, शस्त्र अधिनियम 1878। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अच्छा देखो, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे बिहार को। ठीक है, क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे बिहार को। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। लेकिन आपसे दूसरा सबसे कम पूछ रहा है, बताइएगा दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से 8वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर कर देंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भारत का दूसरा सबसे कम जो दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर आपको क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी राज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का भाग कौन सा नहीं है, बताइएगा। 1950 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, कब, तो 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, अपना संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिया गया। जब संविधान लागू किया गया तो इनमें से कौन उस संविधान का हिस्सा नहीं था, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, आपातकालीन प्रावधान। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है आपको कई बार बताया जा चुका है कि 42वें संशोधन, मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया है, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कहाँ पर जोड़ा गया है, तो भाग 4 का में जोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ पर, भाग 4 का में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। ठीक है, क्या किया गया, अनुच्छेद 51 का में भाग 4 का में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो आपको पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या होगा, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया है, तो 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान का भाग नहीं था, इसको बाद में जगह दी गई है। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार 1951 में कब हुआ है। अब देखो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, एशियाई खेल का आयोजन पहली बार 1951 में। एक बात तो क्लियर है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर हुआ है। 1951 में जब पहली बार एशियाई खेलों की शुरुआत हुई है तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन या फिर भारत। 10वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार 1951 में कहाँ पर किया गया है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, भारत में। ठीक है, 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत होगी और पहली बार ही यह खेल कहाँ पर होता है, तो भारत में नई दिल्ली में होगा। अब एक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जरा मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल कहां पर हुए हैं, सबसे ज्यादा एशियाई खेल किस देश में हुए हैं, सबसे ज्यादा एशियाई खेल, सबसे ज्यादा एशियाई खेल किस देश में हुए हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एशियाई खेल किस देश में हुए हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ है? भारतीय ओलंपिक संघ की बात करेंगे तो जो है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1934 में, 1928 में, 1943 में या फिर 1927 में? चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे, सभी मेरे भाई बहन बताएंगे भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 1927 में। ठीक है, कब हुआ है? तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद पहली योजना अवकाश को लाया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद पहला योजना अवकाश लाया गया? अगर आपसे पूछा जाए पहली योजना अवकाश का समय क्या है, तो पहली योजना अवकाश का समय है 1966 से लेकर के 1969, ये पहली योजना अवकाश का समय है। और अगर ये योजना अवकाश का समय है तो बता दो भाई किस पंचवर्षीय योजना के बाद ये आएगा? तो ये आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है 1961 से लेकर के 1966, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार योजना अवकाश लाया जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश क्यों लाया जाता है? क्योंकि आपको पता है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1962 में क्या होगा? तो 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। ठीक है, क्या होगा? तो भारत चीन युद्ध 1962 में होगा। 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत पाकिस्तान युद्ध भी होगा। ठीक है, क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान युद्ध होगा। और 1965 में ही अगर हम लोग बात करेंगे तो 1965 में ही भारत में अकाल की स्थिति आ जाती है। ठीक है, क्या होता है? भारत में अकाल पड़ता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु होती है। कौन कौन से? तो एक तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, एक तो नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? दूसरा हम लोग बात करते हैं तो शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु होगी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दो युद्ध होंगे, अकाल की स्थिति पड़ेगी, और इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या होता है? पहली योजना अवकाश लाई जाती है। 1966 से लेकर के 1969 का समय रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय बम्बई में है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय जो है बम्बई में है। 2 साल बाद 1877 में जो मुख्यालय है इसको चेंज करके कहाँ पर कर देंगे? तो मुख्यालय को चेंज करके लाहौर कर देते हैं। ठीक है भाई, बात क्या कर देते हैं? लाहौर कर देते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होगी, मुख्यालय बम्बई है, और 2 साल बाद 1877 में मुख्यालय जो है बम्बई से चेंज करके लाहौर कर दिया जाएगा। आर्य समाज ने क्या किया है? तो आर्य समाज ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया। ठीक है, कौन सा? तो गौ रक्षा आंदोलन जो है ये आर्य समाज ने चलाया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे शुद्धि आंदोलन की बात करेंगे तो शुद्धि आंदोलन भी ये किसने किया? तो ये भी आर्य समाज ने चलाया। आर्य समाज वालों ने ही क्या किया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, क्या किया है? तो वेदों की ओर लौटो, ये नारा कौन देते हैं? तो ये देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती देते हैं। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ये नारा देते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती। और इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने क्या किया? दयानंद सरस्वती ने 1876 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। तो कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या फिर विलियम वेडरबर्न? कौन हो जाएंगे भाई? कांग्रेस के पहले महासचिव की अगर हम लोग बात करें, महासचिव आपसे पूछ रहा है, आपसे संस्थापक नहीं पूछ रहा है, आपसे अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, आपसे महासचिव पूछ रहा है। महासचिव कौन थे? तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम ने ही 1885 में क्या किया है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की है। पहला अधिवेशन इसका कहाँ पर होगा? पहला अधिवेशन होगा 1885 में। कहाँ पर? बम्बई में होगा। बम्बई में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल होंगे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कांग्रेस के पहले सम्मेलन में जो कि बम्बई में किया जाता है, इसमें कितने लोग शामिल होते हैं? तो 72 प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
ठीक है भैया बात। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ए ओ ह्यूम है तो ए ओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, ठीक है, ए ओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे विलियम वेडरबर्न। क्या करोगे, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, विलियम वेडरबर्न जो यहाँ पर लिखा है विलियम वेडरबर्न, यही क्या है, तो ये ए ओ ह्यूम के जीवनीकार थे विलियम वेडरबर्न। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आता है और इसने उद्योगों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है, कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सा, तो एक होगा सरकारी उद्योग होंगे, दूसरे आपके कौन से होंगे, दूसरे निजी उद्योग होंगे, और तीसरा क्या होगा, तीसरा सरकारी और निजी का मिश्रण होगा, मिश्रित होंगे, है ना भाई, तीसरे क्या होंगे, तो मिश्रित होंगे। तो 1956 में जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आती है, इसने क्या किया था, उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया था। एक तो सरकारी सेक्टर वाले हो गए, एक आपके प्राइवेट सेक्टर वाले हो गए, और तीसरे क्या हो गए, तो सरकारी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सम्मिलित रूप आपको मिश्रित वाले में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन संख्या 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। अभी के लिए मैं बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।